नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ पैनल है जिसके साथ हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर, क्योंकि बजट का सबसे मेन भाग ये होता है जिस पर आम लोगों की सबसे ज्यादा नजर होती है। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक सब इस पर नजर रखते हैं और जानना चाहते हैं कि सरकार ने उनको कितनी रिलीफ दी है, उनके लिए कुछ लेकर भी आई या नहीं आई। तो निर्मला सीतारमण के बजट में आज इन टैक्सेस को लेकर क्या कहा गया, और टैक्स कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ नहीं पाते आम लोग, तो उनको भी समझाने की कोशिश करेंगे आम भाषा में कि क्या है इसका मतलब। हमारे साथ डॉक्टर वेद जैन जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर सीए हैं और प्रेसिडेंट रह चुके हैं आईसीएआई के। इसके अलावा केजी सोमानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है आईसीएआई के, एमडी केजी सोमानी एंड कंपनी के। और इसके अलावा मिस ईशा नारंग भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि पार्टनर है नारंग एसोसिएट्स की। और हमारे साथ मिस्टर मनीष मल्होत्रा जुड़ गए हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं। ईशा जी भी सीए हैं। जो आज का बजट आया मिस्टर जैन, इस बजट को जो टैक्सेस को लेकर जो चीज एड्रेस की गई हैं, उनको आप कैसे देखते हैं, कॉर्पोरेट के लिए और आम लोगों के लिए, दोनों के एस्पेक्ट से? देखिए, ये बजट जो आया आज, वित्त मंत्री जी के पास सबसे सुनहरा मौका था, क्योंकि टैक्स की कलेक्शन बहुत अच्छी थी और उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर को बोनंजा दिया, वो 5 लाख से 7 लाख रुपए की एग्जेम्पशन का दिया। तो वो अच्छा खासा बड़ा एग्जेम्पशन दिया है, कुछ दिया है। और साथ इसके साथ में 50,000 रुपए की उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन की भी एग्जेम्पशन साथ में दे दी है। अब सैलरीड क्लास की इनकम 7.5 लाख रुपए तक की अगर आप क्लेम करेंगे तो उसकी एग्जेम्पशन पूरी बन जाएगी। तो और नए स्लैब जो उन्होंने अनाउंस किए हैं, जो नए रजीम के अंदर उन्होंने कहा 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10% और 9 से 12 के ऊपर 15%। तो आप ये लगा के चलिए 9 लाख वाली इनकम के ऊपर आप 45,000 रुपए टैक्स लगेगा, जो पहले 60,000 रुपए लगता था। तो अपने आप में काफी राहत दी है। लेकिन जो एक थोड़ी सी मुश्किल जो क्रिएट कर दी है कि नए रजीम को बाय डिफॉल्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब नया रजीम ये नहीं है जो आप उसके ऊपर ये कह सकें कि मैं बाय डिफॉल्ट, अगर आप को पुराने रजीम में रहना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैं पुराने रजीम में रहना चाहता हूं, जिसमें कि 2.5 लाख रुपए की ही थ्रेशोल्ड रहेगी। तो मायूसी थोड़ी सी लोगों को ये है कि बहुत सारे लोग पुराने रजीम में ही रहना चाहते हैं। अभी भी आपने देखा होगा जो नए रजीम में बहुत कम लोगों ने ऑप्ट किया था, नए रजीम में ऑप्ट नहीं किया था, क्योंकि उसमें आपको एग्जेम्पशन बहुत मिलती है। सोशल सिक्योरिटी के 1.5 लाख की एग्जेम्पशन मिलती है, आपको मेडिक्लेम के नाम के 50,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की 2 लाख रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है। तो वो सब चली जाती है नए रजीम के अंदर। तो ये कहना पड़ेगा कि वित्त मंत्री जी ने कोशिश की है कि नए रजीम को ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे प्रमोट करूं, ये उनका सारा आइडिया है। जी सुबानी साहब, सर जो 5 अहम घोषणाएं की गई हैं इनकम टैक्स को लेकर, जो खासतौर पर मीडियम क्लास के लिए हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? इसमें लगता है आपको कि कोई एक ऐसी चीज है जो ठीक नहीं है, उसको और बेहतर किया जा सकता था? वैसे तो जैन साहब ने बताया रेट ऑफ टैक्स की वजह से काफ़ी ज़बरदस्त रिलीफ है, पर आई थिंक बेसिकली एक चीज़ जो अटपटी सी लग रही है और विच वी थॉट वी कुड हैव बीन करेक्टेड, ऐसा है कि जो कंपनीज 400 करोड़ से कम के प्रॉफिट्स की हैं, उन पे रेट ऑफ टैक्स उन्होंने ऑलरेडी 25% पहले कर दिया था। परंतु उसके बावजूद भी जहाँ तक पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल है, उसमें मैक्सिमम मार्जिनल रेट में सिवा अब जो मामूली रिलीफ किया है फ्रॉम 43 to 39, बट इफेक्टिव रेट 30% जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। आई थिंक दिस नॉर्मली ऑल अलोंग मैक्सिमम मार्जिनल रेट वही रहती है जो कंपनीज के कॉर्पोरेट की जो हाईएस्ट स्लैब है, तो वो एक तरह से एबनॉर्मलिटी कंटिन्यू कर रही है। दूसरा, आप जैसे बताया कि टैक्स कलेक्शन काफी अच्छा, we are seeing able to see that. So I think this was high time when actually some of the provisions relating to TDS should have been rationalized. You see, we really need to apply our mind as to why there is a need of such a large refund, and which has to be done. A lot of exercise is being done, a lot of interest is being paid, and additional work is created. Now, each of the assets is liable to pay the advance tax, and at the same time, the TDS provisions actually makes the life much more difficult. The rates are not realistic, and that actually results into a large number of refund which has to be done. So this was one time actually
where we should be applied. I think in some of the developed countries like Switzerland and others, the TDS provisions are not applicable in respect of people. People have to file, pay the tax only at the time of filing the return. They don't pay the advance tax. They don't pay the TDS as we have compulsion provision. Except that in the case of non-resident or people who are actually liable to file the return, only in those cases the TDS provisions are applicable. So I thought this was the time when these could have also been rationalized. जी, ईशा जी, जो घोषणा की वित्त मंत्री ने उसमें थोड़ा सा हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो कहा कि 5 लाख तक जो पहले था स्लैब, उसे अब 7 लाख कर दिया गया, टैक्स फ्री हो गया। लेकिन उसके बाद जब वो कहती है कि अब स्लैब 5 जो 7 थे वो स्लैब 5 कर दिए गए हैं, 0 से 3 में 3 लाख में 0%, उसके बाद 0 से 6 में 5%। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है आखिर। देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट ना न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाह रही है। न्यू टैक्स रिजीम में ये है कि आपको 7 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। पहले 87A की जो रिबेट थी उसमें 5 लाख तक की ये छूट दी गई थी, जिसकी 5 लाख तक की इनकम है उसको टैक्स नहीं लगेगा, नील लगेगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के लिए ही इन्होंने स्लैब रेट्स निकाले हैं और ये भी कहा है कि बाय डिफॉल्ट आपको न्यू टैक्स रिजीम ही लेनी पड़ेगी। हालांकि आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप ओल्ड में भी जा सकते हैं। तो जो भी इन्होंने स्लैब रेट्स दिए हैं कि 3 लाख तक नहीं लगेगा, 3 to 6, 5 लाख लगेगा। अगर आपकी समझ लीजिए कि आपकी अगर 7 लाख तक की इनकम है तो आपका नील लगेगा और उसके ऊपर लगेगा जो भी टैक्स लगेगा, फिर आप उन स्लैब्स में आएंगे न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। लेकिन एक यही इसमें बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड पर्सन हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते आ रहे हैं, आप 80C की डिडक्शंस ले रहे हैं, आपका हाउसिंग लोन चल रहा है उसकी आप 2 लाख की डिडक्शन ले रहे हैं, मेडिक्लेम की ले रहे हैं 50,000, फिर आप ओल्ड वाले टैक्स रिजीम ही प्रेफर करेंगे। फिर आप न्यू में कैसे जाएंगे? अगर आपको बात वही पड़ेगी। और एक ये मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास की भी एक वाइड रेंज होती है, लोअर मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास तक, तो उनके लिए तो एक रिलीफ है। हालांकि 15 लाख के ऊपर जिसकी भी इनकम है उसको तो 30% टैक्स देना ही है दोनों टैक्स रिजीम्स में। मनीष जी, अगर जैसे मैं समझना चाहूँ इसको कि मान लीजिए जो 6 से 9 लाख में आता है उसमें उसके ब्रैकेट में आता है, तो वो अगर ओल्ड स्कीम में होगा तो क्या होगा, न्यू स्कीम में होगा तो क्या होगा? और न्यू स्कीम क्या इसी बार से ये लॉन्च की गई है? न्यू स्कीम इस बार से लॉन्च नहीं की गई, ये पहले से ही थी, बस स्लैब में रेट्स का चेंज हुआ है। जैसे हमने कहा 3 लाख तक 0% हो गया, वो पहले 2.5 लाख तक था। ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है? बेसिक फर्क है डिडक्शंस का। जो न्यू स्कीम आई थी उसमें डिडक्शंस नहीं मिलती थी 80C की, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं या जितने भी 80C के अंदर डिडक्शंस मिलती है उसकी डिडक्शंस नहीं मिलती थी। ओल्ड में क्या था? ओल्ड में आप डिडक्शंस ले सकते थे। आप 6 लाख की इनकम है, आपने 1 लाख की डिडक्शन ली तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता था। 1.5 लाख की आप एग्जम्पशन ले रहे हैं, 7.5 लाख की इनकम पे टैक्स नहीं लगता था। अब जो चेंज हुआ है वो ओल्ड स्लैब्स में नहीं हुआ, सिर्फ 87 एक सेक्शन है उसकी रिबेट में चेंज हुआ है। जो रिबेट 5 लाख तक मिलती थी अब वो 7 लाख तक मिलेगी, प्लस न्यू टैक्स स्लैब्स में चेंज हुए हैं। बस जो खास बात मुझे इस बजट में लगी है, जो थोड़ा सा MSME सेक्टर की तरफ झुकाव हुआ है, 2 चीज़ें हैं अहम जो नज़र आ रही हैं। एक तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जो लिमिट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है, और साथ ही जो प्रोफेशनल्स हैं 44ADA सेक्शन एक है उसके अंदर जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है, 75 लाख कर दी गई है, 75 लाख ये है। प्लस एक और अच्छी चीज़, जो पेमेंट एक्सपेंडिचर हम करते हैं MSME सेक्टर को जो पेमेंट दी जाती है, अब वो अक्रूवल नहीं कैश बेसिस पर उसकी डिडक्शन कंपनी को मिलेगी। मतलब ये हुआ कि कोई कंपनी MSME सेक्टर को पेमेंट कर रही है तो वो पेमेंट की डिडक्शन तभी मिलेगी जब वो पे कर दिया हो, ना कि बिल बुक किया हो। तो ये मुझे जो इसमें खास बात लगी। बाकी ओवरऑल बजट एक्सपेक्टेशन के अनुरूप तो सबकी नहीं हो सकता, लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है। मैं इसको रिव्यू करूंगा। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाना संभव भी नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए, जैन साहब। लेकिन जो इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो छूट की बात कही गई है, ये आपको क्या लग रहा है कि वो ठीक है, इतनी ही डिमांड थी या और डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं किया गया? देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर की पर से तो कोई डिमांड नहीं थी। तो टैक्स रेट तो पहले ही कम है, मैन्युफैक्चरिंग पे 15% है, दूसरे पर 22% है जो नॉर्मल के बारे में है।
वैसे तो कभी मैं कहता हूँ कि ये दिल मांगे मोर कभी मन का मन भरता नहीं है, तो कॉर्पोरेट का तो हमेशा ही मन ये रहता है कि कुछ ना कुछ और मिल जाए। लेकिन एक चीज जो जरूरी थी देश की इकोनॉमी के लिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग में 15% की आपने 31 मार्च 2024 तक की शर्त लगाई हुई है, उसको एक्सटेंड करना जरूरी था। अगर हमें इंडिया को आज की डेट में मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाना है तो ये जरूरी है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करें। हालांकि वित्त मंत्री ने इस बजट में काफी लोग मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के काफी इशू लिए हैं, काफी स्कीमें दी हैं, लेकिन एक ऐसी टैक्स की स्कीम ये परमानेंटली होनी चाहिए कि कोई भी नई कंपनी मैन्युफैक्चर में आती है तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 15% है। वो एक मेजर इशू है जो आने का है। दूसरा ये है कि जो MSME की जो स्कीम है वो एक अच्छा किया है कि उसकी डिडक्शन तब मिलेगी जब आप उसकी एक्चुअल पेमेंट करेंगे। तो ऐसे लगता है कि वो जो बिजनेस सेक्टर में जो छोटे स्केल के आदमी हैं, मीडियम स्केल में, स्मॉल स्केल में जो काम करते हैं, उनको अब एडवांटेज रहेगा कि भाई उनकी पेमेंट टाइम पे आएगी, वर्कफ्लो बढ़ेगा, इकोनॉमी को प्रोपल्शन मिलेगा। और कॉर्पोरेट्स को इस बारे में थोड़ा सा चैलेंज आएगा कि MSME की पेमेंट टाइम पे करनी पड़ेगी, वो एक अपने आप में आएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेट के केस में कोई और उन्होंने स्ट्रक्चर चेंज की है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एडवांटेज दे दिया है कि जो जैसे कॉर्पोरेट को 15% का टैक्स रेट लगता है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी भी अगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करती हैं तो उनके ऊपर भी 15% का ही टैक्स रेट लगेगा। इससे रूरल इकोनॉमी को बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी रूरल एरिया में जो उनकी अपनी अपनी एरिया की स्पेशलिटीज होती हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। कोई मिल्क का जैसे है मिल्क की बना ले, कोई किसी और की प्रोडक्ट की वहां पे बना ले और वो मैन्युफैक्चरिंग वहां शुरू कर दें छोटी मशीनों से लगा के भी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलके काम करें तो उनको भी टैक्स का एडवांटेज आ जाएगा इसके बारे में। जी सोमानी साहब, नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट क्यों किया गया, क्या इसके पीछे सरकार की सोच है? आई थिंक प्राइम फेसी ऐसा लग रहा है कि विदाउट एक्चुअली डिस्टर्बिंग मच दे हैव बीन एबल टू satisfy a large number of people who can actually take into disadvantage. Of course, there will be a disadvantage if the people you see who have been taking the rebates, they will be actually at a disadvantage. But I think ultimately, to ensure on the prima facie, it looks that is to see that the relief is clearly visible. That is one of the way it has taken up. What I feel is गवर्नमेंट को धीरे धीरे कर ये ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करना चाहती है और सबको न्यू की तरफ ले जाना चाहती है। अभी जरूर इस साल चेंजेस तो आएंगे न्यू टैक्स रिजीम में, जरूर से लोग 70 to 80% हो सकता है कि ऑप्ट करेंगे। जो लोग पहले से अपनी सेविंग्स की हिसाब से एग्जेम्पशन लेते चल रहे हैं शायद वो ना ऐसा करें, क्योंकि किसी ने अगर हाउसिंग लोन लिया है 20 इयर्स के लिए, 15 इयर्स के लिए और वो 2 लाख की डिडक्शन ले रहा है तो वो आगे भी कंटिन्यू करेगा इसको। लेकिन एक वो बीच का मिडिल क्लास जो है, जो जिसकी मतलब कम उसमें फॉल करता है 10 लाख के अंदर, 12 लाख के अंदर, तो वो जरूर इस न्यू टैक्स में शिफ्ट करेंगे। मनीष जी, इसमें कहा गया है कि जो टैक्स रिटर्न फाइल करना उसे और सिंप्लीफाई किया जाएगा, लेकिन अभी 2 ऑप्शंस मिलते हैं आपको, तो कैसे सिंप्लीफाई हो पाएगा फिर ये? देखिए, सिंप्लीफाई तो हुआ है पिछले कुछ वर्षों में देखें तो। अब कितना सिंप्लीफाई होगा ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। सहज सुगम हमारे पास फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो प्री फिल्ड आ रहे हैं, पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं जो पहले नहीं आते थे। उस पर भी वो कह रहे हैं कि और सिंप्लीफाई करेंगे, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन सिस्टम पे वो आना चाह रहे हैं, फास्ट प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन दिखा है, आगे कितना होगा ये देखते हैं। पर आज परफॉर्मेंस की बेस पे कह सकता हूँ कि उम्मीद है कि हो जाएगा, पर ये सिर्फ छोटी रिटर्न, सहज सरल या सैलरीड क्लास पर्सन के लिए, बिजनेसमैन को तो कंसल्टेंट की एडवाइस देनी होगी। अच्छा, उसको ज्यादा नहीं, उसके फॉर्म्स में टेक्निकलिटी भी है और टेक्निकलिटीज को समझने के लिए, कुछ प्रोविजंस को समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कहीं कहीं पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, तो उस चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। जी, ये जो बजट निर्मला सीतारमण का आया, ये मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इसके बाद इंटरिम बजट ही आएगा जो नेक्स्ट ईयर आएगा 2024 में, क्योंकि वो चुनाव का वक्त होगा, चुनाव में जा रहे होंगे उस वक्त। तो इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं? पॉपुलिस्ट बजट है या आपको लग रहा है जिस तरह से अभी तक मोदी सरकार बजट लेकर आई है उसमें लॉन्ग टर्म नीतियों का ध्यान रखा जाता है? कुछ शॉर्ट टर्म होती है लेकिन लॉन्ग टर्म नीतियां बहुत होती हैं जिनसे देश को फायदा हो, कभी कभी इसका सरकार को नुकसान भी होता है। क्या उसी तरह का बजट है या इस बजट को आप और बजट से अलग देखते हैं कुछ? हाँ, देखिए अर्चना जी, ये तो मान के चलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सरकार में होती है
पॉपुलिस्टिक मेजर तो लाने ही पड़ेंगे, और पॉपुलिस्टिक बजट तो बनाना ही पड़ेगा, और चुनाव का समय हो तो फिर जरूरी है कि वो बजट उतना ही पॉपुलिस्टिक होगा। ये कहना कि ये बजट मन लुभावना नहीं है, ये तो गलत होगा। उन्होंने 5 से 7 लाख किया और जो बहुत सारी स्कीमें की वो सारी उसी बात को इशारा करती है। लेकिन ये भी कहना पड़ेगा कि बजट विजनरी है, उसने लॉन्ग टर्म पॉलिसी को दिया है, इकोनॉमिक इश्यूज को अच्छी तरह से एड्रेस करने की कोशिश की है। आपने देखो कि बहुत सारे एरिया को काफी अच्छी तरह से डील करने की कोशिश की है। हर क्षेत्र में एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और इसके अलावा वुमेन्स को देखा होगा एम्पावरमेंट का, यूथ के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, तो काफी स्कीम्स की अनाउंसमेंट है। पॉपुलिस्टिक जरूर है, लेकिन इकोनॉमिक को भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखा गया। सुमानी जी, आपको क्या लग रहा है, ये नोट का बजट है या वोट का बजट है? कैसा बजट आप इसको देख रहे हैं? I think development will definitely get boosted, particularly the allocation which has gone for the capital, where there is a substantial increase. Similarly, the railways, is one area where actually substantial money is proposed to be spent. I think this will go. And similarly, a lot of effort have gone actually to ensure that wherever we are actually in the major export item, the effort has been made to see that the excise duties and they have been rationalized, particularly in the areas where they want to promote. And I think this will go a long way. Maybe that you see some of the luxury items like gold and others, diamond, they may become expensive. But I think the rationalization in the custom duty is quite well thought. And I think this will go a long way, particularly in advancing the manufacturing. ईशा जी, जो हायर सरचार्ज था उसको भी कम किया है सरकार ने इसमें। बिल्कुल, जो हाईएस्ट सरचार्ज पहले 37% था, अब उसको 25% कर दिया है। जिसकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है उसको सरचार्ज अब उतना नहीं लगेगा, पहले 37 लगता था, अब 25 लगेगा। तो ये कितनी बड़ी राहत है? ये आपको लग रहा है कि ये बहुत बेनिफिशियल है? उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा हाई इनकम ग्रुप में आते हैं और जिनको बहुत हाई सरचार्ज देना पड़ता है, उन लोगों के लिए इसमें राहत। मनीष जी, रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट छूट की बात भी कही है। जो फैमिली पेंशन वाले हैं उनको भी कहा गया है कि उनको आयकर में छूट मिलेगी। जो सैलरीड क्लास हैं उनके लिए कितना आप देख रहे हैं बेनिफिट है इसमें, या कितना उनको दे पा रही हैं वित्त मंत्री? मैं कह रहा था सैलरीड के लिए तो वही बेनिफिट है जो स्लैब बढ़ी है। सैलरीड को कोई ज्यादा सच बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर खर्चों की बात करें इंडस्ट्रीज के, उनको ज्यादा बेनिफिट मिले। सैलरीड को मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मेजर बेनिफिट दिया है। हाँ, लोग लुभावना बहुत है, जब क्योंकि हम एक आम आदमी क्या चाहता है, वो देखना चाहता है स्लैब दिख रही है, स्लैब पता लग रही है। लेकिन काफी ऐसी चीजें हैं जो और इशारा भी कर रही है कि हमारा बजट जा किस तरफ रहा है। जैसे मैं बात करूं, ये हम ग्रीन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो इंडिया में बनाने को प्रेफरेंस हम देना चाहते हैं, बैटरीज जो हम इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट ड्यूटीज करने के लिए, तो इसमें ये चीपर होने की हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये सस्ती हो जाएंगी। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाने के लिए जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उन पे ड्यूटीज रीजनल ड्यूटी लगाने की बात हो रही है। तो ये संकेत साफ कर रहा है कि हम इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक चिमनीज, ये सब चीजें इसी तरफ इशारा कर रही है कि यूथ ओरिएंटेड लेकर हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो सैलरी को ये फायदा हो सकता है, जब ये इंडस्ट्री लगेंगी तो नए सैलरी अपॉर्चुनिटीज निकलेंगे, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी। जी, सुमानी जी, आपको इस जो बजट है, इस बजट को आप बहुत बैलेंस्ड बजट मान रहे हैं, विकास का बजट मान रहे हैं? आप लग रहा है कि अर्थव्यवस्था को जिस पुश की जरूरत थी, खासतौर पर कोविड के 2 साल हमने निकाले, उसके बाद जो इस वक्त हालात हैं पूरी दुनिया के आर्थिक रूप से, अर्थव्यवस्था से जिस तरह से पूरी दुनिया जूझ रही है, भारत में ये बजट इस टाइम पे, खासतौर पर जब पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि शेयर बाजार भी नीचे जा रहा था, लेकिन शेयर बाजार ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया है और वो ऊपर की तरफ बढ़ा है। I'm sure the next election has been taken into account, and I know for last 2 years we have been actually supporting the economy by providing the free meals, and which is being extended. Substantial money is being actually being allocated for social work. So I think the only advantage is that you see the income tax as well as the other indirect tax, particularly the GST, has actually shown a tremendous amount of additional revenue generation, which has actually given the government enough to provide for many things, and been able to meet substantial requirement. Looks like that the development will continue,
the growth rate which we actually expect will continue to be higher as we have in last 2 years. So I personally believe that it has taken adequate care for most of the things in mind. आपको भी ऐसे लगता है ईशा जी कि आने वाले समय में जी बिल्कुल बिल्कुल एक ये ब्रेक थ्रू बजट है, एक बैलेंस्ड बजट है और एक फ्यूचरिस्टिक फील देता है क्योंकि सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन ग्रोथ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल, मतलब डेटा गवर्नेंस कैसे करनी है, हर सेक्टर को इसको इसमें कंसिडर किया गया है और बजट बनाया गया है। बहुत अच्छा बजट है, बैलेंस्ड बजट। मनीष जी, कहा गया है कि ये अगले 100 साल की रूपरेखा है, ये बजट जो है अगले 100 साल की रूपरेखा है। आपको दिखता है ऐसा कि आपको लग रहा है कुछ ज्यादा हो गया? मैं कह रहा हूँ जहां तक लगता है कि 100 साल तो बहुत दूर की बात है, जहां तक हम विजन अपना लेके जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले हमें मोबाइल एक नई टेक्नोलॉजी लगती थी, अब मोबाइल धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है हमसे। अब हम स्मार्टफोन से भी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम आना चाह रहे हैं, तो वहां तक तो बजट लगता है कि उसको सोच के चल रहा है। 100 साल आगे कहना, इस समय कमेंट करना, ये तो सिर्फ एक जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, हाइड्रो एनर्जी है, तो इसका मतलब हम अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना चाहते हैं। और बजट 44 लाख करोड़ का है, जो बड़ा है। मेरी एक शिकायत है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि हम आज भी बात करें, जीएसटी कलेक्शन बड़ा है, जनवरी का 1.5 लाख करोड़ है, 30% हिस्सेदारी है बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस इकोनॉमी के हिसाब से बर्डन कम होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस का ज्यादा होना चाहिए अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन जो है ना, वो हर एक गरीब आदमी तक को पहुंचता है जो परचेज करता है। डायरेक्ट टैक्सेस हायर इनकम पे जाता है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ते और इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जीएसटी कम होता, लाइक स्पेशली इन हेल्थ सेक्टर, तो वो ज्यादा अच्छा लगता। बाकी ओवरऑल बजट ओके है, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि हमें कोविड के बाद आए हैं और फ्यूचर में जाना है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए बजट को अगर पॉइंट देने होंगे तो 10 में से 8 दूंगा। 10 में से 8 देंगे। सोमानी जी, आप कितने पॉइंट्स देंगे? और क्या ये बजट न्यू इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और नेक्स्ट जनरेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी इस बजट में आपको विजन दिख रहा है? According to me, 7 to 8 out of 10. And I think looking to the present economical condition, they are trying to take everybody together, and I think trying to provide for the growth. That is what my impression is. ईशा जी, आपके हिसाब से? बिल्कुल 7 to 8 7 to 8 आप दे रही हैं। और आपको लग रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक बजट है? एकदम फ्यूचरिस्टिक बजट है, क्योंकि फ्यूचर में ही हमें ग्रीन ग्रोथ के बारे में सोचना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचना है, डेटा गवर्नेंस के बारे में सोचना है, तो इसके लिए काफी कुछ कवर किया गया है इस बजट में। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि टैक्स ऐसी चीज होती है जो आम लोग समझ नहीं पाते, लेकिन आप लोगों ने बहुत सरल शब्दों में लोगों को समझाया। शायद अब ये कंफ्यूजन दूर हो पाया होगा, क्योंकि जब वित्त मंत्री ने बोला उसके बाद बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये स्लैब का क्या मतलब है, ये कैसे होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन थैंक यू सो मच आप सबका शामिल होने की इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।